नमस्कार जी, स्वागत सब लोगों का स्वागत है। और 8:55 हो चुके हैं। मैं संजीव शर्मा हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर दिन भर की तमाम बड़ी खबरें लेकर और खास तौर से पॉलिटिकल चर्चा लेकर। आज की जो पॉलिटिकल चर्चा है उसमें हम ये बताएंगे आपको कि सोलन में कौन सी पार्टी के कैंडिडेट कितने पानी में हैं। तमाम लोगों का, जालम सिंह जी का और छत्तीस सिंह पाल जी का, वीरेंद्र हेटा जी का बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको ये बताएंगे कि सोलन में कौन कितने पानी में है। जिलावार हम सर्वेक्षण कर रहे हैं। आज हमारा एक तरह से शिमला संसदीय की जो 17 सीटें संसदीय क्षेत्र शिमला की, उसका भी सर्वे हो जाएगा, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि शिमला संसदीय क्षेत्र में कौन आगे है कौन पीछे। रोशना निकू जी, थैंक यू वेरी मच। पंकज शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। इसके अलावा बीजेपी के असंतुष्ट लोगों की कहाँ पे खास बैठक हुई, उसमें कौन कौन थे, ये चर्चा करेंगे। और क्या ये किसी बड़े बवाल का संकेत है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मोदी और शाह कांग्रेस पर हिमाचल में आकर डबल अटैक करेंगे, कहां कहां करेंगे ये भी बताएंगे। अमित शाह की भी रैली लगभग फाइनल हो गई है, और क्या ये रैलियां कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद होंगी या पहले होंगी, ये भी देखना होगा। इस पर भी चर्चा करेंगे। और इस बार 5 लाख नए वोटर आएंगे और बढ़ गए हैं पिछले मुकाबले। और कहाँ कहाँ किस तरह से बढ़े हैं, कितने महिलाएं कितने पुरुष हैं, इसका भी आपको डाटा देंगे। लेकिन सबसे पहले जो देश दुनिया की दूसरी खबरें हैं उनकी ओर हम आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। नेताजी के नाम से मशहूर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव अब नहीं है। 22 नवंबर 1939 को उनका जन्म हुआ था और आज सुबह वो लगभग 7:15 बजे के आसपास जो है उन्होंने अपनी देह त्याग दी। और कई दिन से वो बीमार थे, स्वास्थ्य उनका नासाज था। 8:16 पे उनका निधन हुआ, जिसकी जानकारी स्वयं के बेटे अखिलेश यादव ने दी। मुलायम सिंह यादव देश के रक्षा मंत्री रहे हैं और उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री रहे हैं। एक अलग पहचान इनकी थी। कई विवादास्पद निर्णय भी इनके साथ जुड़े हुए थे, तो कई बड़ी बातें भी इनके साथ जुड़ी हुई थी। ये लगभग पिछले 50 दिन से गुरुग्राम के एक हॉस्पिटल में भर्ती थे और 2 अक्टूबर को उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार ही वेंटिलेटर थे और सुबह ही इसकी जानकारी जो है मुलायम सिंह के बेटे ने दी कि अब उनके पिता इस दुनिया में नहीं है। उनके निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन का, जहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और बिहार में 1 दिन का राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए मुलायम की पार्थिव देह को उनके पैतृक गांव सैफई लाया गया है और मंगलवार यानी कल दोपहर 3 बजे के आसपास पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो नेताजी अब इस दुनिया में नहीं है। अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम आदित्यनाथ योगी, रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह जो है वो मैदान तक पहुंचे थे। लेकिन ये राजनाथ सिंह और सीएम योगी उनके अंतिम संस्कार में रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजा चीफ लालू यादव समेत तमाम बड़े नेताओं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार को गुजरात के भरूच में जनसभा कर रहे थे, जहां उन्हें इसकी जानकारी मिली और उन्होंने जनसभा में ही उनको याद करते हुए कहा कि मुलायम जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरा मुलायम जी के साथ नाता विशेष प्रकार का रहा है। हम दोनों मुख्यमंत्री के तौर पर मिला करते थे। वे भी और मैं भी दोनों के प्रति एक अपनत्व का भाव अनुभव करते थे। 2014 में जब भाजपा ने मुझे प्रधानमंत्री पद के लिए चुना तो मैंने विपक्ष में अपने परिचित लोगों को फोन करके आशीर्वाद लिया था। उस दिन मुलायम जी का वह आशीर्वाद, सलाह के 2 शब्द आज भी मेरी अमानत है। तो बड़े नेताओं के साथ जो मुलाकातें थी उनको याद करते उन्होंने अपनी मुलायम सिंह जी के साथ जो मुलाकात थी उसको भी याद किया। आखिरी बार जो है उनको देखा गया था 18 जुलाई को, जब भीड़ चेयर पर राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने आए थे। वो उनकी संभवतः लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी। उसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था। ये नेताजी का जाना जो है निश्चित तौर से, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ये बड़ी क्षति है। उधर आज जगत प्रकाश नड्डा ने अपने पंच परमेश्वरों के सम्मेलन की जो कड़ी थी उसके दूसरे स्ट्रेच में मंडी और सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कुल मिलाकर उन्होंने 2500 के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहीं डाटा लिखा था वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, 2324 प्रधानों से उन्होंने संपर्क किया है 2 दिन के भीतर। 2395 उप प्रधान, 1000 से अधिक जिला परिषद और बीडीसी के मेंबर मिला के 1000 के आसपास थे जिनसे उन्होंने संपर्क करना था 2 दिन के इन 4 सम्मेलनों में। और इसके अलावा जो है जो लोकल अर्बन बॉडीज थी उनके भी जो है 221 काउंसलर और दूसरे मेंबर्स के साथ उन्होंने संपर्क करना था। लेकिन इसी बीच
कुछ चीज़ें ऐसी भी आई हैं जो परेशानी वाली हो सकती हैं बीजेपी के लिए। ये एक बैठक की सूचना हमारे पास आई है। ये जब उनका कांगड़ा में पंच परमेश्वर वाला कार्यक्रम था पिछले कल, उसके बाद का ये डेवलपमेंट है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी में कुछ लोगों को इस चीज़ का आभास हो गया है कि उनकी टिकट अब खतरे में है। ऐसे लोगों का एक समूह जिसमें 7 लोग थे, वो कांगड़ा के ही एक रेस्ट हाउस में 2 घंटे के लिए बंद कमरे में मिला और चाय और भोजन के दौर पर उन्होंने कुछ चर्चाएं की। अंदर की जो सूत्र हैं या उन दीवारों की जो छिपकलियां हैं, उन्होंने हमको सूचना दी है कि इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जिस तरह से उनको संकेत मिले हैं कि उनकी टिकट नहीं मिलेगी, तो इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो हर हाल में चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि पार्टी की टिकट नहीं मिलेगी तो फिर वो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे या किसी तीसरे ऑप्शन को देखेंगे, लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे। यहां तक कि इन 7 ने इस बात पर भी सहमति जताई है कि क्यों ना इंडिपेंडेंट लड़ा जाए और झंडा एक ही तरह का रखा जाए। यानी उसमें चिन्ह तो निश्चित तौर पर अलग अलग होगा, क्योंकि आप चुनाव इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं तो चिन्ह तो अलग अलग होगा, लेकिन झंडा एक ही तरह का रखा जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी मोटी मोटी बनी है। हालांकि अभी ना तो बीजेपी की लिस्ट आई है टिकटों की, और ना ही किसी को टिकट मिली है, ना ही किसी की टिकट कटी है, लेकिन भीतर भीतर की चीज़ों को भांप कर इन लोगों ने एक प्रिलिमिनरी जो कह सकते हैं प्रीलिम मीटिंग आप उसको कहते हैं, तो वो जो है प्रारंभिक दौर की बैठक भी उन्होंने कर ली है। ये संकेत देता है कि बीजेपी में भी कांग्रेस की तरह बवाल होगा। कांग्रेस ने 40+ सीटें तय कर ली, उसमें ज़्यादा बवाल नहीं हुआ, लेकिन जो बाद की बची 28 उनको लेकर बवाल है। और उस बवाल की स्थिति ये है कि दूसरी बैठक जो हुई थी 7 तारीख को, उसमें कोई नतीजा नहीं आया था, पैनल ही बने, और अभी माना जा रहा है कि 14 या 15 तारीख को एक संभावित बैठक जो केंद्रीय चुनाव समिति की है वो होगी और उसमें कुछ चीज़ों को देखा जाएगा। लेकिन अभी ये चीज़ें बीजेपी की ओर को भी शिफ्ट हो रही हैं, बवाल बीजेपी की ओर को भी शिफ्ट हो रहे हैं। और ये जो मैं जिस बैठक की मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ, उसमें कांगड़ा और चंबा के ही 7 लोग थे, और ये प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। कुछ पूर्व एमएलए रहे हैं, उनमें कुछ सांसद रहे हैं। ये लोग आपस में मिले थे वहाँ पे, और कुछ चेयरमैन भी रहे हैं, जिनको लगता है कि उनको अब इस बार टिकट नहीं मिलेगी या इस बार भी नहीं मिलेगी। आप संकेत समझिएगा, इस बार नहीं मिलेगी और इस बार भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अब ये डू और डाई वाला मामला हो गया है और हमको हर हाल में चुनाव लड़ना है जी। तो ये मोटा मोटा मामला था। 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बिजली प्रोजेक्ट के उद्घाटन के बहाने चंबा में गरजेंगे। जाहिर है कि चुनाव प्रचार भी होगा, वहाँ रैली होगी, तो उसमें चुनाव प्रचार वाली बात तो रहेगी ही। लेकिन 15 तारीख को अमित शाह भी अब हिमाचल आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को उनका सितौन का दौरा लगभग तय है। हालांकि बीजेपी की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये तय हो गया है। और वहाँ वो आभार रैली जो हाटी समुदाय की ओर से की जाएगी उसमें हिस्सा लेंगे, क्योंकि हाटी समुदाय को अभी ट्राइबल का स्टेटस दिया है थोड़े दिन पहले, और इस चीज़ को निश्चित तौर पे एक बूस्टर के रूप में बीजेपी भुनाना चाहती है अपने लिए चुनावों में। और सिरमौर में जो हमने कल आपको आंकड़े बताए थे, उसमें ये भी कहा था कि हाटी वाला जो मसला है उसका कितना असर रहता है, कितना नहीं, ये देखना होगा। सितौन को चुना गया है इसके लिए। अमित शाह वहाँ रैली करेंगे। अमित शाह ने पिछली जो रैली करी थी सिरमौर में, आपको याद होगा, 2017 के चुनावों से पहले, वो भी इम्पोर्टेंट रैली थी। हालांकि उसकी इम्पोर्टेंस कोई और थी, इसकी इम्पोर्टेंस कुछ और है। उस समय उन्होंने राजगढ़ के एक अंदरूनी हिस्से में रैली करते हुए प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इस चीज़ का ऐलान किया था। तो अमित शाह सिरमौर आते हैं तो कोई ना कोई बड़ी चीज़ करते हैं। यही नहीं, उन्होंने सिरमौर की ही एक रैली में यह भी कहा था कि सुरेश कश्यप को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बाकी लोग क्या आस लगा रहे थे कि केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, ये किया जाएगा, लेकिन अंततोगत्वा उनको पार्टी का राज्य का अध्यक्ष बनाया गया। तो ये चीज़ें लगातार इस पर भी नजर रहेगी कि सिरमौर में वो अब क्या संकेत देकर जाते हैं। हालांकि नेतृत्व जैसी कोई इस बार समस्या नहीं है। जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन पिछली बार इस तरह की चीज़ें थी कि नेतृत्व को लेकर प्रश्न था, और पहले कहा जा रहा था कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, इफ्स एंड बट्स थी कई। लेकिन उन्होंने पहले शिमला में सुबह 9 बजे मीडिया को संबोधित किया, लेकिन वहाँ उन्होंने घोषणा नहीं की। और जब वो राजगढ़ में गए तो उस बैठक में उन्होंने अचानक ये कहा कि हमसे विपक्ष वाले पूछते हैं कि आपका दूल्हा कौन है, चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो आज मैं इस मंच से डिक्लेयर करता हूं कि चुनाव प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। ये उन्होंने पिछला जो 2017 के चुनाव से पहले उनकी रैली थी सिरमौर की थी, तो कई चीजें रहेंगी। और अब बात करते हैं जी कांग्रेस के और बीजेपी के
सोलन जिला के अब तक का जो उनकी परफॉर्मेंस है, अब वर्तमान स्थिति इस समय तक की जो है उसकी, जो हमारा सर्वेक्षण है उसकी। लेकिन इससे पहले एक खबर हमारे पास ये आ रही है कि बीजेपी के, क्योंकि सिरमौर की बात हो रही है, तो बीजेपी के अध्यक्ष से की ओर से खबर अभी अभी आई है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष गोपाल इटालिया की भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने इस बात की निंदा करी है, जो टिप्पणियां उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए की है, नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिन्होंने कथित रूप से उनको जो है नीच आदमी कहा है। तो उसकी टिप्पणी के लिए उन्होंने कहा है कि इस तरह के अपमानजनक टिप्पणियां आम आदमी पार्टी के नेताओं की संकीर्ण और घृणित मानसिकता को दर्शाती हैं। और ना उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री को अपमानित किया, बल्कि देश के 135 करोड़ लोगों को भी अपमानित किया है। दरअसल आम आदमी पार्टी की दिक्कत हो गई है कि एक समस्या उनकी छूटती है और दूसरी गले पड़ जाती है। कल मंत्री महोदय जिन्होंने पहले बवाल खड़ा किया था तो उनका इस्तीफा होके हटाई है और अभी ये दूसरी समस्या आ गई है जो उनके सामने। तो ये एक काफ़ी दिक्कतें जो हैं ये आम आदमी पार्टी की है। राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा कल ही हुआ है और अभी नई चीज़ जो है ये सामने आ गई है कि प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी उनके गोपाल इटालिया, जो उनके गुजरात के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, उन्होंने कर दिया है। यहाँ को लेकर क्या होता है क्या नहीं होता ये भी देखना है। अभी यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी को लेकर कई चीज़ें हैं, लेकिन हम बात करते हैं सोलन जिला के सर्वेक्षण की। सोलन जिला में 5 सीटें जी, और इस समय जो है सोलन आरक्षित है और कसौली आरक्षित है। इसके अलावा दून है, नालागढ़ है और अर्की है। अर्की में अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुआ था, वहाँ कांग्रेस जीती थी। खैर सिलसिलेवार हम चर्चा करते हैं सोलन की सीट की। सबसे पहले सदर की। 2012 और 17 में यहाँ से कांग्रेस के धनीराम शांडिल लगातार जीते। कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल 2012 और 17 से यहाँ जीत रहे थे। पिछला चुनाव उन्होंने लगभग 700 वोटों से जीता था। अपने ही दामाद लगते रिश्ते में उनके राजेश कश्यप, उनसे। अभी 2003 और 2007 में यहाँ से बिंदल थे। 12 में ये रिजर्व होगी कंस्टिट्यूंसी, तो बिंदल को नाहन जाना पड़ा और फिर यहाँ पे एंट्री हुई धनीराम शांडिल की। तब तक वो संसद के गलियारों वाली राजनीति कर रहे थे। तो 2003 और 7 में बिंदल जीते थे यहाँ से। 2012 और 17 में शांडिल जीते हैं। और बिंदल ने लास्ट टाइम जो कृष्णा मोहनी को हराया था 9,398 वोटों से। लेकिन बाद में कांग्रेस ने जब धनीराम शांडिल जीते तो 2017 का चुनाव क्लोज हो गया था, महज 700 वोटों से जीते थे। 1972 में केडी सुल्तानपुर यहाँ से इंडिपेंडेंट लड़े थे सोलन से। जो डाटा अब तक लेटेस्ट जो है पुराना डाटा, उसमें 77 में गौरी शंकर यहाँ से जनता जेएनपी के टिकट पर जीते थे। 1982 में बीजेपी के रामानंद, और न माफ कीजिएगा 82 में भी गौरी शंकर थे और रामानंद जीते थे बीजेपी के 1990 में। सोफत जीते थे 1982 में, रामानंद जीते थे। तो महेंद्र सिंह सोफत 1990 में यहाँ से जीते थे। और कुल मिला के जो वोट थे 2017 में पिछले चुनाव के दौरान यहाँ 81,255 वोट थे और 671 वोट, जैसे मैंने बताया लगभग 700 वोट से 671 वोटों से धनीराम शांडिल जीते थे। अभी स्थितियां कुछ इस तरह की कि हाल ही में सोलन, अगर सदर की बात करें तो वहाँ एमसी का चुनाव हुआ था। पूरा शहर उसमें हिस्सा लेता है, हालांकि कुछ हिस्से ऐसे भी होंगे जो एमसी में नहीं आते होंगे सोलन कंस्टिट्यूंसी के, लेकिन उस एमसी पे कांग्रेस का कब्जा रहा था। उस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बूस्टर था कांग्रेस के लिए। और इस समय की अगर बात करें तो यहाँ पे बीजेपी की स्थितियां कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं है, किसको लड़ाएंगे किसको नहीं लड़ाएंगे। सोलन की सीट पे बीजेपी लगातार प्रयोग करती है, लगातार उसके जो प्रत्याशी हैं बदलते रहे हैं। अब पिछली बारी बहुत कम यानी 671 वोटों से हारे राजेश कश्यप को दोबारा टिकट दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पे भी काफ़ी इफ्स एंड वर्स हैं। ऐसी स्थिति में फिलहाल सोलन में कांग्रेस प्लस में दिख रही है, यानी उनका सीधा एज दिख रहा है। धनीराम शांडिल प्रत्याशी सिंगल नाम उनका गया है, वही होंगे कांग्रेस की ओर से, और वो बहुत ज़्यादा आरामदायक स्थिति में नजर आते हैं। ये सोलन सदर की। सोलन सदर में बिंदल ने 1990 में बाई इलेक्शन भी, माफ कीजिएगा 1990 में नहीं था, बिंदल ने जो है 2000 में, फरवरी 2000 में बाई इलेक्शन भी जीता था।
कृष्णा मोहनी को हराया था उन्होंने 3537 वोटों से। लेकिन अभी की स्थिति जैसे मैंने आपको बताया, कर्नल धनीराम शांडिल बहुत बढ़िया स्थिति में वहाँ पे। अब बात करते हैं अर्की की। हाल ही में वहाँ जो उपचुनाव हुआ था उसमें संजय अवस्थी कांग्रेस के जीते थे बाई इलेक्शन में, और इस समय वो वहाँ पे सिटिंग एमएलए हैं। 2017 में वीरभद्र सिंह ने ये सीट जीती थी, लेकिन उनको कड़ा मुकाबला बतौर सिटिंग मुख्यमंत्री, कड़ा मुकाबला जो है उनको मिला था, कड़ी चुनौती मिली थी रतनपाल से, माफ कीजिए, रतनपाल से 5000 वोटों से वो जीते थे। 2007 और 12 में गोविंद शर्मा यहाँ से विधायक रहे बीजेपी के। 2098 और 2003 में धर्मपाल रहे। नगीन चंद्र पाल बीजेपी और जेएनपी से इलेक्शन लड़े जी। 1977 का उन्होंने जेएनपी से लड़ा था, फिर 82, 90 में भी वो रहे। और इसी तरह से जो है हीरा सिंह 1972 में लड़े थे वहाँ से वो और जीते थे। 1985 में भी हीरा सिंह एमएलए रहे हैं। रतन पाल की जो यहाँ तक बात है, वो 4 साल में 2 चुनाव हार गए, एक आम चुनाव हारे और उसके बाद वो उपचुनाव हार गए। ऐसी स्थिति में अर्की को लेकर फिर से स्थितियां ये हो गई हैं कि इस बार टिकट कहां से किसको मिलता है। पिछली बार काफी विरोध था उनका, गोविंद राम शर्मा जो है लगातार उनका विरोध कर रहे थे, बाद में वो मान गए थे, बैठ गए थे चुपचाप। हालांकि उन्होंने अर्की में काम नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि मैं कहीं और काम करूंगा, लेकिन रतनपाल का काम हो गया था और वो हार गए थे और अच्छे मार्जिन से उनको हराया गया था। तो अभी की स्थितियां ये हैं कि अभी यहाँ बीजेपी के लिए फिर से एक अनार 100 बीमार। अर्की एक ऐसी स्थिति है, हमेशा बीजेपी के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति है। एक बार 21 लोग टिकट मांगते थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2007 का शायद चुनाव था। 21 लोग दिल्ली में इकट्ठे रहते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे पीते थे, इकट्ठे टिकट मांगने जाते थे। जो भी अंदर जाता था कहता कि अगर मुझे टिकट देंगे तो बाकी के 20 लोग मेरे साथ चलेंगे। हम तो गतवा उन्हीं में से एक को टिकट मिला और वो गोविंद राम थे। गोविंद राम ने जीता भी था उसको, चुनाव को। लेकिन अभी स्थितियां कुछ अलग अलग हैं, वहाँ पे नए पुराने कई चेहरे हैं। एक चर्चा ये भी आ रही है कि इस बार किसी महिला को वहाँ से उतारा जाए। महिलाएं वहाँ की लोकल भी हैं और महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं रश्मिधर सूद, उनका नाम भी, उनको डार्क हॉर्स माना जा रहा है अर्की के लिए, उनका नाम भी वहाँ है। क्योंकि बेसिकली वो सोलन से है, लेकिन सोलन आरक्षित है, तो उनको कहीं और से लड़ना होगा अगर उनको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना है। अब वो उनका अपना मन है, वो खुद रेस में है या नहीं है, लेकिन चर्चाएं जो हैं पॉलिटिकल एरिना में चर्चा है कि उनको भी टिकट दी जा सकती है। लेकिन बात तो ले देखिए ये है कि वहां फिर पलड़ा किसका बारी है। तो जाहिर है कि जब बीजेपी का वहां पे अभी यही पता नहीं है कि कौन लड़ेगा और किससे लड़ेगा, आपस में भी लड़ सकते हैं, तो फिर फिलहाल जो संजय अवस्थी हैं वो थोड़ा धनीराम शांडिल की तरह रिलैक्स लग रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के ही एक जो बागी हैं वहां पे किसी को भी तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं अगर उन चुनाव लड़ा तो। पिछला चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, लेकिन अभी अगर वो लड़ते हैं तो किसी को भी तीर्थ यात्रा करवा सकते हैं। आजकल वो तीर्थ यात्राएं वैसे भी करवा रहे हैं राजेंद्र सिंह। तो ये अगर चुनाव लड़ते हैं तो समीकरण निश्चित तौर से दूसरे होंगे, लेकिन फिलहाल के जो समीकरण है उसमें अर्की में क्लियर कट कांग्रेस को एज मिल रहा है। तो सोलन में, सदर में और अर्की में। अब बात करते हैं कसौली की। राजीव सैजल स्वास्थ्य मंत्री हैं और 2007, 12 और 17 हैट्रिक को बना चुके हैं जीत की। हालांकि बड़ी क्लोज शेव्स हुई हैं 2012 और 17 की अगर बात उनको करें। और इससे पहले जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से रघुराज जो है उन्होंने 93, 98, 2003 का चुनाव लड़ा था और 82 और 85 में भी वो रहे थे। 1990 में सतपाल कंबोज यहाँ से एमएलए रहे बीजेपी के। 70 में चमनलाल गाचली जेएनपी से जीते थे। और सैजल वर्सेज विनोद सुल्तानपुरी का जो था वो 2017 का अगर पिछला चुनाव हम देखें तो 442 वोट से जीते थे। और 2012 का जो वोट है सैजल, वो बहुत ही कम मार्जिन से 24 वोटों से जीते थे। लेकिन बात तो यह है कि जीत जीत है, हार हार है। और यही जो हार है दो बड़े कम मार्जिन से, 24 का मतलब अगर 13 वोट उनको पड़ जाते तो सुल्तानपुर जीत जाते एक वोट से, और ये 442 वोट का मतलब है कि 222 वोट अगर इधर उधर हो जाते तो बेसिक अंतर इसको 222 का माना जाता है, तो भी वो जीत जाते थे। लेकिन अभी स्थिति यही है कि वो 2 बार हार चुके हैं और उनको लेकर कांग्रेस के भीतर ही काफी इफ्स एंड बट्स हैं। हालांकि ये माना जा रहा है कि टिकट उनको फिर से दिया जा सकता है, लेकिन बीच में यहाँ की भी स्थितियां आ गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तानपुरी कांग्रेस से अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो फिर विनोद सुल्तानपुरी बीजेपी में आ जाए। ऐसी बड़ी तगड़ी चर्चा चली थी कि सुल्तानपुरी आएंगे तो फिर सोलन शिफ्ट किया जाएगा डॉक्टर राजीव सैजल को। इन चर्चाओं को ना तो अभी ज्यादा हवा मिली है उसके बाद से, इतनी ही है, और ना ही विराम लगा है। मतलब
ऑप्शंस आर ओपन। बीजेपी इस तरह के कई प्रयोग कर रही है, कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसा प्रयोग कर दे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस मंत्री को अगर आप मान लीजिए, कोई भी मंत्री, चाहे सैजल है, चाहे ए है, बी है, सी है, डी है, मतलब जयराम ठाकुर जी के साथ को मिला के 12 मंत्री हैं, अगर कोई भी मंत्री अपने क्षेत्र में नहीं जीत रहा है तो दूसरे में कैसे जीत जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो नीति नियंताओं को सोचना चाहिए। इस पे हैरानी भी होती है कि क्यों बीजेपी के लोगों को इस तरह से लगता है कि मंत्री को यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर दो और वहाँ वो जीत जाएगा। अगर अपने में नहीं जीत रहे तो दूसरे में कैसे जीतेगा? हालांकि कुछ और उनके अपने समीकरण होते हैं, हमारा सोचना कुछ और होता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये रहता ही है कि अगर अपने घर में कोई मंत्री नहीं जीत रहा है तो दूसरे के घर में, दूसरे के गाँव में जाके, दूसरे के चुनाव क्षेत्र में जाके वो कैसे जीत जाएगा? तो ये अभी इन पूरी परिस्थितियों में, क्योंकि कांग्रेस की टिकट अभी क्लियर नहीं है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि सुल्तानपुर ही होंगे। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में फिलहाल कसौली में राजीव सहजल, हालांकि कल एक नेता ने वहां छोड़ा भी है, मंडल के कोई नेता ने, लेकिन राजीव सहजल थोड़े से एज लिए हुए हैं। थोड़े से का एज का मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक बार 442 वोट से जीते और एक बार 24 वोट से जीते हैं, तो ये थोड़ा सा ही होता है वहां पे कसौली की। अगर पिछले 2 चुनाव हम देखें तो जो 2007 का चुनाव है वो रघुराज से उन्होंने जीता था 6374 से, लेकिन उस जमाने को गुजरे हुए भी एक जमाना हो गया है। तो कसौली में फिलहाल बीजेपी को स्लाइट एज, और स्लाइट एज से ही वहां पे सीट का फैसला होता है। समीकरण बदलेंगे निश्चित तौर से अगले 15 दिन में, तो हम फिर से आएंगे। ऐसा नहीं कि बीच में एक बार बोल के छोड़ के चले जाएंगे। अब बात करते हैं दून की। परमजीत पम्मी बीजेपी के विधायक हैं अभी 2017 में, और 4319 वोटों से वो जीते थे वहाँ पे। 2012 में राम कुमार थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 2007 में विनोद कुमारी थी बीजेपी की, 2003 में लज्जाराम चौधरी, 2098 में भी, 2093 में भी, 2090 में भी। तो लज्जाराम चौधरी ने लंबा वहाँ पे पारी खेली है, और उसके बाद उनके बेटे राम कुमार भी एमएलए रहे हैं। राम कुमार को कांग्रेस इस बार भी टिकट दे रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। हालांकि जब तक डिक्लेयर नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में लग रहा है कि भिड़ंत जो है राम कुमार और परमजीत पम्मी में होगी। और यहाँ पे इस समय की अगर बात है, पिछला चुनाव अच्छे मार्जिन से जीता था पम्मी ने, लेकिन इस समय स्थितियां जो हैं थोड़ी सी टफ कॉन्टेस्ट की दौर को हैं। पलड़ा किधर को चला जाए किधर को नहीं, ये अभी तय नहीं है। तो ये इसको टफ कॉन्टेस्ट में, ना किसी को एज ना कोई हाशिए पे, ये टफ कॉन्टेस्ट में चल रही है सीट। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प सीट जो बन गई है सोलन की, वो बन गई नालागढ़ की। ये 5वीं सीट है सोलन जिला की, नालागढ़ की। नालागढ़ में पिछली बार का चुनाव लखविंदर जीते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टिकट पे। अभी वो विद बैग एंड बैगेज बीजेपी में चले गए हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ बीजेपी के जो कैंडिडेट थे, जो उस समय सिटिंग एमएलए थे, केएल ठाकुर, उनकी स्थितियां थोड़ी ऑड हो गई हैं। एक रैली भी आपने देखी होगी, रैली में भी जब वो मुख्यमंत्री के पास खड़े रहे थे तो उनको बैठने के लिए कहा जा रहा था, इशारा, उसके कई उस इशारे के भी कई मतलब निकाले गए। लेकिन वास्तविक तो ये है कि केएल ठाकुर अब इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं। ये भी संभव है कि वो कांग्रेस में चले जाएं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस में चले जाएं? क्योंकि कांग्रेस में लखविंदर के जाने के बाद जो वैक्यूम हुआ था उसको भरने के लिए हरदीप बाबा तैयार बैठे हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि उनके ऊपर आनंद शर्मा का वीटो है। आनंद शर्मा नहीं चाहते कि हरदीप बाबा को वहां टिकट दिया जाए। अब वो क्यों नहीं चाहते, इसकी भी बड़ी दिलचस्प स्मृति पटल पे मेरे जो है एक स्टोरी आ गई है, उसको भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। एक जमाना था जब वीरभद्र सिंह की बादशाहत को बदलने के लिए दिल्ली से एक मूव चला था। ठाकुर रामलाल जुब्बल वाले जो वापस आए आंध्र के गवर्नर होने के बाद, जब दोबारा वापस में आए तो वो मान के चले थे कि एक बार फिर से वो वीर सिंह को हटा के मुख्यमंत्री बनेंगे। तब आनंद शर्मा उनके साथ थे। दोनों नेता एक बड़ा मूव लेकर दिल्ली से आए, और जब परवाणु में एक भीड़ ने उनका स्वागत किया तो वो भीड़ जो थी वो वास्तव में उनके विरोधी खेमे की भीड़ थी। लेकिन आभास ये दिया गया कि उनके स्वागत के लिए आई है। जाहिर है कि अपना स्वागत कौन नहीं करवाना चाहता। जब स्वागत करवाने के लिए काफिला रुका और गाड़ियां रुकी और नेता थोड़ा नीचे आए तो उन पे कीचड़, गोबर, मूव ऑयल फेंका गया। तब यह आरोप लगा था कि ये सारा काम वीरभद्र सिंह के इशारे पर अमरजीत सिंह बाबा ने, जो इंटेक के नेता थे, लंबे समय तक इंटेक के प्रधान रहे, उन्होंने किया है। ये हरदीप बाबा के पिताजी थे। तो संभवतः ये माना जा रहा है कि उस जमाने के उस काम का जो स्याही या मुबलायल या कीचड़ या गोबर फेंक दिया गया था आनंद शर्मा पे, उसका बदला आज लेना चाह रहे हैं आनंद शर्मा। और वो नहीं चाहते कि हरदीप बाबा को
टिकट मिले। वो अमरजीत बाबा के टिकट का भी फिर पुरजोर विरोध करते रहते, अभी हरदीप बाबा के टिकट आ गई। ऐसी स्थिति में ये संभावना बन रही है कि केएल ठाकुर को कांग्रेस का टिकट मिल जाए। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा अगर ऐसा हुआ तो, बहुत दिलचस्प मुकाबला हुआ। लेकिन यदि ऐसा नहीं भी हुआ, हरदीप बाबा को ही टिकट मिली या कांग्रेस किसी और को ही टिकट मिली और केएल ठाकुर फिर से चुनाव मैदान में रहे, तब भी मामला दिलचस्प होगा। नुकसान सीधे तौर पर उस स्थिति में बीजेपी को होगा, फिर चाहे वहां सिटिंग एमएलए कांग्रेस के ही क्यों ना जंप मार के बीजेपी में आ गए हैं लखविंदर राणा, लेकिन फिर नुकसान बीजेपी का होगा। फिलहाल ये सीट जो है ये न्यूट्रल में रखी जा सकती है क्योंकि अभी समीकरण तय नहीं है। तराजू का पलड़ा किस ओर को झुकेगा, ये केएल ठाकुर का अगला मूव ही तय करेगा। तो इस तरह से कांग्रेस को 2 सीटों पे सदर और अर्की में क्लियर एज दिख रहा है। बीजेपी को क्लियर एज, स्लाइट एज है लेकिन है, कसौली में है, और टफ और न्यूट्रल में 1-1 सीट है, यानी 5 सीटों का हिसाब किताब हो गया। इसके साथ ही आज का जो हमारा विश्लेषण था, इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र शिमला का 17 के 17 सीटों का विश्लेषण भी कंप्लीट हो गया। हमने सिरमौर का, कल शिमला का, और उससे पिछले कल सिरमौर का किया था, आज हमने सोलन का किया है। फिलहाल स्थितियां हैं कि शिमला में जो 7 सीटें हैं, शिमला जिला की जो रामपुर सीट है उसको मंडी में है, वो उसको वहां गिनेंगे, और इसके बाद 7 बची उसकी, 7 वो हैं, 5 सिरमौर की और 5 सोलन की, 17 सीटें, 17 × 4 68, 4 संसदीय क्षेत्रों में हैं। तो उसमें से 4 सीटों पे शिमला में एज है कांग्रेस का। ये रूरल है, जुबल कोटखाई है, कुसुमटी है और रोहड़ू में है। रोहड़ू में स्लाइट एज है। तो ये 4 सीटें फिलहाल उनके पास एज है। शिमला सदर में हमने कहा था कि फिलहाल जो कांग्रेस में धमाचौकड़ी मची है उसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या कैंडिडेट बीजेपी को बदल के ज़्यादा फायदा होता है या कैंडिडेट को रख के नुकसान होता है। तो सदर शिमला बीजेपी की ओर को मान के चलिए, और 2 सीटों का कोई पता नहीं है, ठियोग और चौपाल। चौपाल टफ है क्योंकि वहाँ पे मंगलेट को समीकरण तय करने हैं, और ठियोग में भी कई चीज़ें अभी हैं, ना कांग्रेस का क्लियर है ना बीजेपी का क्लियर है, और सिर्फ एक ही क्लियर है, राकेश सिंघा, लेकिन वहाँ पे भी टफ कंटेस्ट होगा। तो ये है। सोलन में सोलन में सदर और अर्की, जैसे हमने बताया कि कांग्रेस की ओर को है, कसौली बीजेपी की ओर को, और 2 सीटों पे आप अभी कोई सीधा जो एज है किसी का नहीं दिख रहा है, वो कहीं भी जा सकती हैं। जब क्लोज शेव्स होती हैं तो इसी तरह से होता है कि कहीं भी जा सकती है। सिरमौर में रेणुका, पछाद और शिलाई, ये कांग्रेस एज लिए हुए यहाँ पे, और पौंटा और नाहन में बीजेपी को क्लियर एज है। लेकिन यहाँ समीकरण हमने आपको पहले भी कहा था कि बदल सकते हैं हाटी वाले मामले को लेकर। अब अमित शाह आ रहे हैं 15 को, उसके बाद कितना प्रभाव छोड़ता है कितना नहीं, हाटियों का जो घर घर जाकर बीजेपी को समर्थन मांगने वाला आंदोलन है उसको कितना लाभ मिलता है कितना नहीं, प्लस माइनस हाटी समुदाय को ट्राइबल स्टेट्स के जो है वो भी देखने होंगे इसमें, क्योंकि कुछ लोगों को आपत्ति है कि उनका जातिगत आरक्षण जो है वो कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वहाँ मैटर करेंगी, लेकिन फिलहाल वहाँ पे 3 और 2 का मामला है। तो ये 7-5-5 17 सीटों में से फिलहाल 9 में कांग्रेस लीड कर रही है संसदीय चुनाव क्षेत्र में। फिलहाल शब्द का यूज कर रहा हूं मैं क्योंकि ये स्थितियां बदलती हैं, पल पल बदलती हैं, राजनीति यही है। 4 पे बीजेपी है और 4 का कोई पता नहीं है। ऐसी स्थिति में बीजेपी के लिए कोई बड़ी अच्छी रोजी पिक्चर यहाँ पे शिमला संसदीय क्षेत्र में नहीं है, और यहाँ उनको चिंतन करने की जरूरत है। यहाँ चिंतन करने की जरूरत है। उनकी अपनी सिटिंग गवर्नमेंट में वो इस तरह से समीकरण बन गए थे कि जुब्बल कोटखाई के उपचुनाव में वो सीट बहुत बुरी तरह से आ रहे थे, जमानत जब्त हो गई थी वहाँ पे, और चेतन बरागटा जिनको टिकट डिनाई कर दिया गया था वो दूसरे नंबर पे आए थे, और बीजेपी वहाँ तीसरे नंबर पे आई थी। तमाम अमला वहाँ पे सरकार ने झोंक रखा था इसके बावजूद। इसलिए अभी टफ स्थितियां हैं पूरे संसदीय क्षेत्र में। 9 कांग्रेस की ओर को हैं और 4 बीजेपी की ओर को, 4 कहीं भी जा सकती हैं। अगर ये 4 की 4 भी बीजेपी की ओर को चली जाएं तब भी एक का डिफरेंस है। तो ये स्थितियां फिलहाल शिमला संसदीय क्षेत्र की हैं। कल से अगले संसदीय क्षेत्र की ओर को आएंगे, उसकी भी चर्चा करेंगे। सर्वे हमारे पास सारे पड़े हुए हैं, थोड़ा हमको इसको टाइम के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, इसलिए हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कल किसका कर रहे हैं, लेकिन करेंगे जरूर। डेली जिलावार हम चलेंगे और इस तरह से तमाम तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि पब्लिक का मूड क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कहीं कोई कमी लगे तो उसको कमेंट भी किया। कई बार क्या होता है कि जो ये आंकड़ेबाजी होती है ना, इसमें कई बार फैक्चुअल मिस्टेक हो जाती है हीट ऑफ द मोमेंट में। तो
उनको नज़रअंदाज करिएगा, उनको इंगित कर दीजिएगा, हम भूल सुधार भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सुषमा जी, सुषमा राणा जी, पुष्पेंद्र राणा जी, थैंक यू वेरी मच जी। पालमपुर का बताएंगे जब कांगड़ा आएंगे ना गौरव जी, तो पहला बताएंगे जी गौरव जी, पालमपुर का बताएंगे जब आएंगे। अजय कुमार जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, जुड़ते हैं बड़ी तन्मयता से, इसके लिए हम आपके हार्दिक आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शब खैर, एक बार फिर से आपको बता दें कि हमारा ये लगातार चल रहा है जी। अब बीजेपी को चिंतन नहीं चिंता तैयार है, ये बलवंत राय का कहना है। वैभव वाचिंग, सौरभ कौंडल, शाहपुर भी कांगड़ा में आएगा। जब कांगड़ा वाला करेंगे गौरव, तो फिर कांगड़ा की हम जो 15 की 15 सीटें उनका एक ही दिन में कर देंगे। जैसे शिमला की 8 सीटें थी, वहाँ की कांगड़ा की 15 जिला की, तो उसका एक ही दिन में कर देंगे। संसदीय क्षेत्र हालांकि अलग अलग हैं उसके, कुछ हमीरपुर में भी आती हैं और कुछ मंडी, तो उसमें कर देंगे उसका। कांगड़ा चंबा मिला के 17 हैं, लेकिन हमीरपुर की भी कुछ सीटें आती हैं उसमें, तो फिर कांगड़ा जिला का अलग से करेंगे और जिलावार करेंगे, फिर संसदीय क्षेत्र में अपने आप चला जाएगा जी मामला। करतार जी झंडूता बताएंगे ना आपको, बिलासपुर में आएंगे। गौरव, अभी शाहपुर का टिकट फाइनल नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं। टाइमिंग यही है संजीव कुमार जी, संजीवन जी, टाइमिंग यही है 8:55 सुबह भी शाम भी। आज से हमारा सुबह का बुलेटिन भी शुरू हो गया 8:55 का। लगातार मुलाकात होती रहेगी, तो फिर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता रहेगा जी। गगरेट भी आएंगे जी, बिल्कुल आएंगे जी। राजपूत अमित राणा जी, इंदौरा की भी चर्चा करेंगे कांगड़ा में। रमेश डोगरा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुदीप अत्री जी, हेमंत शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला बढ़ाने के लिए। मंडी भी आएंगे जी, मंडी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये 2-4 दिन में सारा हो जाएगा जी। टिकट तो टीचर्स पक्की करेंगे। आपका सम्मान है जी, आपके इस कमेंट का भी हार्दिक शुक्रिया जी। अंकुश जी, इस अंकुश ठाकुर जी, शुक्रिया इस कमेंट के लिए। किशोर जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग। सोलन जिला के कसौली में तो गड़बड़ है जी भाजपा का मामला। चलिए, आप वहाँ हैं, आपके बयान का भी, आपके भी आकलन का हम पूरा सम्मान करते हैं। हमारा अपना आकलन है। बिट्टू राजीव बिट्टू जी नदौन की बताएंगे जब हमीरपुर आएंगे जी। मैं हमीरपुर से हूँ, संजीवन कुमार जी, मैं हमीरपुर से हूँ जी। राम प्रसाद जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट सीट, बहुत सस्पेंस है जी, सब जगह ही सस्पेंस है सब जगह ही सस्पेंस है। देखिए, बाबा हरदीप को टिकट मिलती है नहीं मिलती है उसके बाद तय होगा जी। अभी टिकट कंफर्म नहीं हुई है कांग्रेस की, जब हो जाएगी, डिक्लेयर हो जाएगी तो हो जाएगी, क्योंकि ये भी ये सीटें जो हैं कुछ पछड़े वाली सीटें हैं, तो है जी। चंबा चुरा की सर, जब चंबा की बात करेंगे आएंगे जी। मैंने कहा जी, विक्की शर्मा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निर्दलीय स्ट्रांग है, अगर लड़ता है तो फिर किसको तीर्थ यात्रा करा देगा मुझे नहीं पता सदर का टिकट बिलासपुर का भी फाइनल है अभिषेक जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। मंडी सदर भी बताएंगे राहुल मल्होत्रा जी, बिल्कुल बताएंगे जब मंडी की बात आएगी। थैंक यू जी।